गुड। कोरोना से डरे तो नहीं हुए? ये मुझे बताओ। कुछ बच्चे पूछते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि तुम लोग को थोड़ा सा ना कोरोना के बारे में भी बता दूं। बिल्कुल नहीं। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है, तो कोरोना से बेटा डरना नहीं, बिल्कुल भी। कोरोना जस्ट एक वायरल इन्फेक्शन है, जैसे जैसे बाकी वायरसेस लगते हैं ना, ये भी उस तरह का एक वायरस है। ठीक है, आजकल हम इससे लड़ रहे हैं क्लिनिक्स पे। नंबर ऑफ पेशेंट्स ईद के बाद काफ़ी बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जब ये आया था तो मैंने 2-3 स्टेटमेंट्स दी थी कि 2-3 स्टेटमेंट्स ये दी थी कि एक तो ये लीस्ट वेरुलेंट है। वेरुलेंस पता ना आप सबको क्या होती है वेरुलेंस? व्हाट इज वेरुलेंस? और एक्सट्रीमली कंटेजियस, लीस्ट वेरुलेंट एंड एक्सट्रीमली कंटेजियस वायरस है, यानी कि कम डैमेजिंग है लेकिन फैलता बहुत तेजी से है। ने विद इन डेज ऑलमोस्ट पूरी दुनिया को इन्वॉल्व कर लिया। अब इसमें होता क्या है? होता ये है कि 5 से 6 मरीजों को तो कुछ भी नहीं होता, पता ही नहीं चलता कि हुआ है कि नहीं हुआ। इवन नजला जुकाम गला खराब भी नहीं होता। तकरीबन 30%, 20-30% ऐसे हैं, यस सेवेरिटी ऑफ डैमेज, ठीक है, 20 to 30% ऐसे हैं जिनको माइल्ड सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, माइल्ड सिम्टम्स आते हैं, नजला जुकाम गला खराब बुखार, जिसम में दर्द हैं, वो 3 दिन रह सकते हैं, 4 दिन रह सकते हैं, 2 हफ्ते भी रह सकते हैं। जिसम में फजूल में ऐसे एक एंड पेन्स हो रही हैं, एनर्जी नहीं है, जायका नहीं आ रहा, स्मेल नहीं आ रही, हल्का फुल्का फ्लू है, खांसी है, वो भी ठीक हो जाते हैं। प्रॉब्लम है जी 1% का। वो 1% हमेशा ही एट रिस्क रहते हैं। वो 1% कौन से हैं? वो 1% वो हैं जिनमें कोई कोमॉर्बिडिटीज हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, चेस्ट प्रॉब्लम्स हैं, कॉम्प्रोमाइज हार्ट फंक्शंस हैं, कॉम्प्रोमाइज लंग फंक्शंस हैं। प्रॉब्लम यह है कि जब तक तो वायरस रहता है वोकल कॉर्ड से ऊपर ऊपर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, नो प्रॉब्लम, नो पैनिक, नथिंग टू वरी। अगर आपकी इम्यूनिटी कम है, ये लो रेस्पिरेटरी में जाएगा तो प्रॉब्लम देगा। अब लो रेस्पिरेटरी में जब जाता है, लंग्स में जाता है, तो लंग्स से अटैच होते हैं हार्ट। अब हार्ट पे प्रेशर डलेगा, उसकी वजह से पेशेंट की डेथ होती है। लंग्स में जब तक पड़ा हुआ है, एंटीवायरल इफेक्टिव होती कोई नहीं। उस वक्त तक अब कितनी ऑक्सीजन सेचुरेशन ड्रॉप हो रही है, उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो अगर ऑक्सीजन या वेंटिलेटर नहीं मिलेगा तब डेथ के चांसेस हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपकी इम्यूनिटी इसको बचाती है कि ये लो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना जाए, अपर में रहे, तो कुछ नहीं कहता। तो 1% ये लो रेस्पिरेटरी में चला जाता है, जब जाता है तो फिर ये जाकर डैमेज करता है वहाँ पे ऑक्सीजन सेचुरेशन। अब कितना डैमेज किया, वहाँ कितना इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आया या कितना वायरल लोड हुआ, उसकी वजह से, ये कितना पहले पल्मोनरी फंक्शन या कार्डियक फंक्शन कॉम्प्रोमाइज है, उसके लिहाज से पेशेंट की डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो 1 to 2% है दुनिया के। वो फ्लू इतना 1% तो फ्लू की दुनिया में हमेशा बंदे मारता है। यानी पाकिस्तान की अगर 22 करोड़ आबादी है तो 22 लाख बंदे एक साल में जरूर मरते हैं फ्लू से, इन्फ्लुएंजा से। ठीक है, तो इसने तो जस्ट अभी 1500 के करीब डेथ्स हुई हैं, वो मुझे पता है। अब हो क्या रहा है, जो आप लोग कह रहे हैं डेथ्स क्यों हो रही हैं, एक लड़की बच्ची में से पूछे, सर डेथ्स हो फिर क्यों रही हैं? डेथ्स बेटा इसलिए हो रही हैं कि आजकल इसका एक हाइप क्रिएट हुआ, सिर्फ और सिर्फ मैनेज ही कोरोना के पेशेंट्स हो रहे हैं। हर पेशेंट जो अस्पताल जा रहा है उससे कोरोना टेस्टिंग हो रही है, क्योंकि ये वायरस है, कंटेजियस है। जब वो अस्पताल जाता है तो जाकर उसको वायरस लग जाता है। अब मरा वो बेसिकली कॉम्प्लिकेशन लंग फंक्शन की या हार्ट फंक्शन की या डायबिटीज की वजह से है, लेकिन लेबलिंग उसकी हो रही है कि वो कोरोना से डेथ हो गई। ठीक है, कोरोना भी वाकई मल्टी ऑर्गन फेलियर करता है उनमें। फिर कुछ लोग कहते हैं कि सर यंग पेशेंट्स क्यों मर रहे हैं? जैसे डॉक्टर हैं, फोर्थ ईयर का स्टूडेंट है,
वो बहुत हो गया, एक लड़की रेजिडेंट थी वो हो गई, यंग बच्चे डॉक्टर्स हैं उनकी क्यों डेथ हो रही है। बेटा एक बात मेरी याद रखनी है, हम जो डॉक्टर्स हैं ना हम सारे एक्सपोज्ड हैं, इन सारे जब अस्पताल में आ जाते हैं ना हम सारे वायरसेस और बैक्टीरिया से हमारा एक्सपोजर सबसे ज्यादा है, हमारी इम्यूनिटी हमें बचाती है। अब रूटीन में तुम कहो कि एक जवान बच्चा उसको हार्ट अटैक नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। रेयर चीजें, रेयर एक्सेप्शन हर वक्त होती हैं। रूटीन में तुम कहो कि अगर एक बच्चा है या कोई भी है, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरे अंदर वायरस घुस के तो मेरे दिमाग में जाके वायरल इंसेफ्लाइटिस नहीं कर सकता, कर सकता है। एक्सेप्शन आर देयर, वो हमेशा रही हैं, वो रहती हैं। वो जब अल्लाह ताला की तरफ से आना है तो फिर वो वायरस ने कहीं पे घुस जाना है, और अगर तुम्हारी मौत आई है तो ये नहीं हम कह सकते कि 25-30 साल में एमआई नहीं हो सकता, 15-16-20 साल में वायरल इन्फेक्शन नहीं हो सकती, डेथ नहीं हो सकती, हार्ड एंड फास्ट नहीं। लेकिन रूटीन में ऐसा नहीं होता, ठीक है, इसलिए हमारा अल्लाह पे यकीन। ऑन म्यूट। बच्चा आवाज आ रही है? यस अब हेलो, आवाज आ रही है बेटा? आयशा यू? जी सर। हाँ, अब हम चक्कर ये है कि हम सारे डॉक्टर्स बहुत डर गए हैं। अब एक जाओ तुम फौजी जब बनते हो तो जब हाथ पे जाओ जंग लग गई तो कहोगे हम जंग में नहीं जाना। हमारे अंदर हर वक्त मैंने बताया कि टीबी का जरासीम मौजूद है, जो सवाल आ जाता है हमारी इतनी प्रेवलेंस है, हम टीबी के सब कैरियर हैं। जिस दिन हमारी इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी वो रीएक्टिवेट हो जाएगा, जो माइक्रोबैक्टीरियम टीबी और हमें टीबी लग जाएगी। ठीक है, तो डरना नहीं है, या तो फिर डॉक्टरी छोड़ दो, शादियां कराओ घर बैठो। डॉक्टरी करनी है तो डरना नहीं है। सबसे पहले हमारा अल्लाह पे यकीन है, हाँ केयर करो, कंटेजियस बहुत है, मास्क लगाओ, हाथ बार बार धो, नजला जुकाम गला खराब है तो अपने आप को थोड़ा आइसोलेट कर लो, वो रूटीन में भी होना चाहिए। ठीक है, और बाकी आपने अल्लाह भी। अब क्या हो रहा है, जितने डॉक्टर नए बने वो हाथ नहीं लगा रहे मरीजों को। अब पेशेंट बाकी किधर 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 जाएं। और रूटीन में अगर किसी ने सरकारी अस्पताल में काम किया हुआ है तो एक दिन के अंदर जनरल अस्पताल में, ये मैं कम से कम बता रहा हूँ, 100 को करीब करीब मरीज मर जाता है। लाहौर में 400-500 मरीज तो रूटीन है बड़े अस्पतालों में फौत होना, अभी तक टोटल 1500 मरे हैं। डायबिटीज, अब मुझे बताओ हेपेटाइटिस सी से मरीज नहीं मरता? हेपेटाइटिस सी वायरस है, जाके देखो अस्पताल भरे पड़े हैं, जस्ट 1% उसका अलग इंसिडेंट है। डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन, हाइपरटेंशन कॉम्प्लिकेशन, अब वो सारे बेचारे मरीज जो हैं वो रोल रहे हैं, मैनेज नहीं हो रहे, जिसकी वजह से उनकी शुगर नहीं कंट्रोल, ब्लड प्रेशर नहीं कंट्रोल, लंग्स नहीं कंट्रोल, और ये सारे सारे को जो है ना कोरोना हो रहा है। हो रहा है कोरोना में, ये नहीं कह रहे कोरोना, कोरोना इज देयर। ठीक है, तो जब आपने करना है अपनी पर्सनल, अभी आज हम पढ़ेंगे HIV एड्स पढ़ेंगे, सबसे खौफनाक इन्फेक्शन को पढ़ेंगे। आपको हम पढ़ाएंगे भी कि बेसिकली आपने प्रोटेक्शन करनी है, अपने आप को बचाना है, लेकिन खौफ ज़्यादा नहीं होना। ठीक है, और फजूल में मरीजों से भागना नहीं है, वरना डॉक्टरी का बेटा कोई फायदा नहीं है। चलो, अब हमने पढ़ना तो था। अच्छा, कोई चैप्टर रह जाए करे बेटा मुझे बता दिए करो, क्योंकि मैं आजकल जो है ना वो बुक कम देखता हूँ आपका। अच्छा, अब क्योंकि मुझे डॉक्टर उस्मान ने बताया नेक्स्ट वीक आपका टेस्ट हो रहा है 9th को, तो मैंने कहा कि उस टेस्ट को पहले रिवाइज कर लेते हैं। फिर जो आपका नोज रह गया, नोज का जो मिसलेनियस डिसऑर्डर्स हैं, और साक्षी जो रह गई उसको फिर हम नेक्स्ट करेंगे। ये पहले दो चैप्टर, दो लेक्चर में ना कोशिश करते हैं कि आपके टेस्ट को रिवाइज कर लें। ठीक है, जो टेस्ट आपका नेक्स्ट कमिंग टेस्ट है उसको समझो। अब इम्पोर्टेंट वाइज 1 2 3 4 में आपको ना 4 मेरे में टॉपिक्स हैं। इसमें ओरल कैविटी है, आपका नेक मैसेज है, रिसेंट एडवांसेस हैं, और ये आपका ऑपरेटिव सर्जरी है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है वो है नेक मैसेज का, नेक में स्वेलिंग्स। ठीक है, तो उसको हम पढ़ लेते हैं, एक दफा देख लेते हैं, उसको देख लेते हैं जितना कवर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट नेक स्वेलिंग है थायरोग्लॉसल सिस्ट, ये बनी हुई है।
जैसे इसका नाम है थायरो मीन थायराइड, थायराइड के लिए जो गिलड़ वाली दूध होती है गले के अंदर वहां, और ग्लॉसल मीन टंग, जुबान और थायराइड ग्लैंड के दरमियान में अगर कोई स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, अगर कोई स्वेलिंग आ जाती है, मिड लाइन स्वेलिंग जो कि जुबान और थायराइड के दरमियान है, उसको बोलते हैं थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट। नॉर्मली ये प्रेजेंट नहीं होती। डेवलपमेंट के अंदर जो थायराइड ग्लैंड है वो टंग बेस से स्टार्ट होता है, फोरामन सीकम से, और नीचे जाके इन फ्रंट ऑफ ट्रिकियल रिंग्स सेटल कर जाता है। अगर कई बार ये ड्यूरिंग डेवलपमेंट ये नॉर्मल कनेक्शन परसिस्ट करे तो वो जो सिस्ट बनती है उसको थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट बोलते हैं। तो इसका टिपिकल फीचर है इट मूव्स विद टंग। जब भी मरीज जुबान बाहर निकालेगा या जुबान अंदर लेके जाएगा, क्योंकि जुबान से जुड़ी हुई है तो ये मूव करते हैं। तो एनी स्वेलिंग which moves with tongue protrusion is typically the thyroglossal duct cyst, और any swelling which moves with swallowing, जब हम थूक अंदर लेके जाते हैं या खाना खाते हैं, खाना खाने से बेसिकली लेरिंग्स ऊपर जाता है, ऊपर जाकर ताकि क्लोज हो जाए, खाना जो है लेरिंग्स की तरफ ना जाए और उसका एपिग्लॉटिस कवर कर ले, लेरिंग्स मूव करता है। कभी देखो थूक निकलोगे तो आपको ये जो आपको थायराइड काट ली है ऊपर नीचे जैसे महसूस होगी। तो swelling which moves with the swallowing is the thyroid gland, और swelling with which moves with both swallowing and tongue protrusion, जुबान बाहर निकालने से, that is the thyroglossal duct cyst. तो this is the most important, ठीक है। ये अब कहीं पर भी हो सकती है, ये इसकी मुख्तलिफ लोकेशन है। टंग की बेस पे हो सकती है, ये देखो यहाँ से राइट की टंग बेस से हो सकती है, हायोइड बोन के ऊपर हो सकती है, हायोइड के नीचे हो सकती है, थायराइड कार्टिलेज के ऊपर हो सकती है, कार्टिलेज इक्विकॉर्ड के ऊपर हो सकती है। लेकिन मोस्ट कॉमन लोकेशन ये आपसे पूछता है एमसीक्यू, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ द थायरोग्लॉसल सिस्ट? हायोइड बोन के नीचे। इधर देखो ये हायोइड बोन के नीचे है ये, ठीक। ये आपको एक एमसीक्यू पूछ लेता है। और इसको निकालना क्यों जरूरी है, कभी कभी इसमें कैंसर डेवलप हो जाता है, ठीक है। अब इसको जो निकालना होता है उस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, उस ऑपरेशन का नाम ये देखो, ध्यान से पढ़ना है। ये थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट है ना, तो सिस्ट की ऑक्सीजन, तो ये सिस्ट वो सिस्ट नहीं है, CYS नहीं है, ये सिस्ट ट्रंक है। जो साइंटिस्ट है जिसने सर्जरी इवॉल्व की थी, ये वाली सिस्ट ट्रंक ऑपरेशन, ठीक है। इसमें पूरा ट्रैक इंक्लूडिंग हायोइड बोन भी निकाल देते हैं, ठीक है। तो ऑपरेशन का नाम याद रखना है। तो swelling which moves the tongue protrusion, middle neck swelling is the thyroglossal duct cyst. Most common location is the subhyoid, hyoid के नीचे, ठीक है। और ऑपरेशन इज cyst tongue। ये तीन लफ्ज इसमें याद कर लो तो तुम्हारा पूरा सवाल देखो। अभी नीचे सवाल देखो, 20 years old female presents with swelling in the neck just below the hyoid bone. Swelling moves with protrusion of tongue. Give most likely diagnosis. डायग्नोसिस क्या है जी? आपका थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट। ट्रीटमेंट क्या है जी? सिस्ट ट्रंक ऑपरेशन, जिसमें पूरे सिस्ट निकाल देते हैं, प्लस आप उसमें हायोइड बोन भी निकाल देते हैं। इतना लिख दिया तो तुम्हारा ये सवाल के 5 नंबर मिल गए, 2 या 3 लफ्जों के अंदर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कई बार ये फिस्टुला या साइनस की फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। तो व्हाट इज साइनस? साइनस क्या और फिस्टुला क्या है? फिस्टुला और साइनस में क्या फर्क है बच्चों? ये देखो, ये मैं कहता हूँ कि साइनस है बना हुआ, ओपनिंग का, गुड। टू कैविटीज में ओपनिंग, साइनस वन ओपनिंग, यस। बोलते हैं कैविटीज नहीं, एपिथेलियल लाइन ट्रैक, कोई ट्रैक बना हुआ है। अगर उसकी एक ओपनिंग है तो उसको साइनस कहेंगे, अगर 2 ओपनिंग है तो उसको फिस्टुला कहेंगे। शाबाश मारिया, मरियम, मायदा, मिसाल, आयदा, गुड, समन, शाबाश, वेरी नाइस, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस। तो कई बार ये साइनस या फिस्टुला की फॉर्म में भी थायरोग्लॉसल साइनस या थायरोग्लॉसल फिस्टुला की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। अच्छा, डर्मोइड्स, डर्मोइड्स भी ऐसी ही होती है। मिडलैंड डर्मोइड का एक फीचर बताओ, मैं हमेशा ही आपको बताता हूँ। फिर आप बताओ, जो डर्मोइड स्वेलिंग होती है, डर्मोइड सिस्ट होती है, उसका क्या फीचर होता है? शाबाश, गुड मरियम, आयदा, मिड लाइन में होती है, ठीक है।
तो कैसे पता चलेगा कि ये डर्मोइड है, ये थायरोग्लॉसल है, या लाइपोमा है, या सेबेशियस है? कैसे पता चलेगा? मिड लाइन में सारी हो सकती है, लाइपोमा हो सकता है, सेबेशियस हो सकता है, आपका रेनुला हो सकता है, ठीक है, ड्यूरम प्रोटीजन, और इम्पोर्टेंट बताओ। ठीक है, वो ड्यूरम प्रोटीजन से मूव नहीं करेगी मूवमेंट पे। और फॉलिकल नहीं, हमारा बताएगी। हमारा को मैंने मल्टीपल टाइम बताया, अगर हमारा सुन रहे तो हमारा बताओ डर्मोइड का क्या फीचर होता है? एक तो मिड लाइन हो गया, दूसरा ये तो मैंने कितनी बार बताया भाई तुम लोगों को डर्मोइड, नालायको। कोई क्लास में बताया? एमन तुम बताओ, डर्मोइड के फीचर बताओ, जल्दी से आगे चलें फिर हम। एक तो मिड लाइन हो गया, स्लाइवा नहीं है, वो उसमें होता है, रेनुला में होगा स्लाइवा। अब द सुपरनोवा मरियम हियर, नूरुल हुदा छा गई हो। एक्सीलेंट नूरुल हुदा, वेरी नाइस। इसमें भाई को एक्टोडर्मल टिश्यू होगा, गुड हेरा। अब आयो लाइन के ऊपर। यस, कार्टिलेज हो सकती है, बोन हो सकती है, लेकिन मोस्ट लाइकली हेयर होगा। जब उसकी हिस्टोपैथोलॉजी करा के देखोगे, मिड लाइन स्वेलिंग जिसमें कोई एक एक्टोडर्मल टिश्यू हो, मोस्ट लाइकली वो एक्टोडर्मल टिश्यू स्किन का टिश्यू हेयर हो, तो उसको डर्माइट बोलते हैं। ये याद रखना है, ये एमसीक्यू आ जाता है। इसमें मिड लाइन स्वेलिंग में सब मेंटल लिम्फ नोड्स हो सकते हैं, ट्रेकियल लिम्फ नोड्स होते हैं, थाइमस से शेप पढ़ लेना। सेकंड इसमें है जी ब्रेंकियल फिस्टुला, या ब्रेंकियल सिस्ट। पहला हमने पढ़ा है थायरोग्लॉसल सिस्ट, अब है जी ब्रेंकियल। ब्रेंकियल जो स्वेलिंग होती है वो ऐसी होती है, इलेटरल साइड ऑफ नेक पे अलोंग द स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड, ये होती है। ये देखो ये। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ये आप इसका डिफरेंशियल यही करते हैं, मैंने सबको पढ़ाया हुआ है। अगर यही स्वेलिंग है स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड के पास और साथ उसके कान बहने की हिस्ट्री है मरीज की, तो व्हाट इज दिस? डिजॉल्व, छागियो मिसाल, वेरी गुड। अगर यही स्वेलिंग है, शाबाश, यही स्वेलिंग है और मुंह में इसने टॉन्सल को भी पुश किया हुआ, बाहर इधर है पैरोटिड रीजन में और अंदर टॉन्सल को पुश किया हुआ, शाबाश हमारा मारिया आयशा, गुड। तो फिर क्या है ये? बाहर की तरफ नेक में है, अंदर इसने टॉन्सल को मीडली पुश किया हुआ है, पैराफ्रिंजियल, वेरी नाइस। अब तुम सही लाइन पे आ गए हो, गुड 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 गुड, वेरी गुड। ठीक है, अगर सिर्फ यही स्वेलिंग है ना, इसको वो है आपको टॉन्सिल को पुश किया हुआ ना, ये डिस्चार्ज की हिस्ट्री है, ठीक है, इस जगह पड़ी हुई है ये स्वेलिंग, फिर ये मोस्ट लाइकली क्या है? ब्रेंकियल है, शाबाश। और अगर ये थोड़ी सी स्वेलिंग ऊपर चली जाती है, कान के इर्द गिर्द आ जाती है, यहाँ पे करके आ जाती है, कान के इर्द गिर्द, लोबियोल के इर्द गिर्द आ जाती है, फिर क्या है? नूरुल हुदा, नूरुल हुदा अच्छा आ गई है, वेरी गुड। नूरुल हुदा बताओ, अगर ये थोड़ी स्वेलिंग ऊपर चली जाती है, इर्द गिर्द आ जाती है, हाँ ये देखो ना, यही स्वेलिंग है, ये नीचे स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड पे है ना, तो मैं कह रहा हूँ ये कान के इर्द गिर्द थोड़ी सी ऊपर आ जाती है, कान के इर्द गिर्द आ जाती है, तो देन दिस स्वेलिंग विल बी कॉल्ड एज, नो, रिजॉल्व होगा ना, ये डिस्चार्ज की हिस्ट्री कोई नहीं है, चलो, नो हिस्ट्री ऑफ मास्टरडाइटिस, तो कान की, ये डिस्चार्ज की हिस्ट्री नहीं है आयदा। और बताओ सोच के, एनी गुड स्टूडेंट। पैरोटिड, छागी मरियम, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट मरियम, वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड, शाबाश। पैरोटिड, गुड सादिया, फिर वो पैरोटिड होगी, मम्स होंगे, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस लाजमी आना चाहिए, गुड मिसाल, वेरी नाइस सादिया, समन, मिसाल, यम, गुड, खुश कर दिए देखो हम लोग, ठीक है। तो जो आपका अब ये आपकी है ब्रेंकियल है, ब्रेंकियल के दो फीचर्स हैं बेसिकली, या तो सिस्ट है, ये तो सिस्ट अगर होगी तो स्टेनोक्लेडोमास्टोइड पे पड़ी होगी एक्सटर्नल, तो पैरोटिड से नीचे, गुड मिसाल, ठीक है। अगर ये फिस्टुला, नॉर्मली फिस्टुला की फॉर्म में प्रेजेंट करती है, ऐसा फिस्टुला होता है, सुराख होता है दोनों तरफ, दो ओपनिंग, तो दो तरह की है, एक सेकंड, ये बेसिकली ब्रेंकियल जो क्लेफ्ट है, ये ब्रेंकियल आर्क्स है ना, वहां से निकलती है, तो इसमें दो हैं, एक सेकंड आर्क से निकलती है, एक फर्स्ट थर्ड से निकलती है।
जो सेकंड वाली निकलती है उसकी ओपनिंग ये पड़ी हुई है, देखो जो सेकंड वाली निकलेगी उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग तो यही नेक इधर ही होगी, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड पे, ठीक है। जो इंटरनल ओपनिंग है वो ये टॉन्सिल की तरफ जाता है, अंदर की तरफ, ठीक है। ट्रैक जो है ये देखो, ये ट्रैक जा रहा है नीचे गर्दन पे है, ऊपर टॉन्सिल की तरफ ये ट्रैक जा रहा है, ठीक है। ये दिस इज होस्ट इज नॉट अलाउइंग पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट। अब होगी बस, आ गई। चलो बच्चों, आज हमारी एक्चुअली ना पोजीशन चेंज हुई है यहाँ पे, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है कनेक्शन का। अब आवाज आ रही है? मिसाल, सुबह, ठीक है। एक्सटर्नल ओपनिंग जो है वो रहेगी नेक पे, और इंटरनल ओपनिंग सेकंड वाले की जो है वो टॉन्सिल में जाएगी, और थर्ड वाली जो आंख है उसकी जाएगी पायरिफॉर्म फोसा में, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये बेसिकली बेटा ग्रेट वेसल के दौरान जो सेकंड वाली है ना, सेकंड ब्रिंकल जो फिशल है वो एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज के दरमियान से जाता है, इसलिए इसको ध्यान से निकालना था वरना डैमेज कर देगा। और जो थर्ड वाला है वो जाता है आर्टरीज, इंटरनल एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज और विगस और हाइपोग्लॉसस के दरमियान से, इसलिए ट्रैक को बड़े ध्यान से निकालना होता है। तो आपको डायग्नोज करना आना चाहिए, ठीक है। डायग्नोसिस कैसे पता चलेगा? कोई भी स्वेलिंग है, कोई नेक मैस है, उसका आप क्या करोगे? अल्ट्रासाउंड करोगे, एफएनएसी करोगे और सीटी स्कैन करोगे, ठीक है। ट्रीटमेंट में क्या करोगे? उसकी एक्ससीएन करते हैं, और उससे पहले डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एमसीक्यू आपसे पूछ लेता है कि सेकंड ब्रेंकियल फिस्टुला की ओपनिंग कहाँ है और थर्ड वाले की कहाँ से। शाबाश। और एक्ससीएन में ध्यान रखना है कैरोटिड वेसल्स और नर्व बिछाना, इसमें ये इंपॉर्टेंट, ये आज चीज बननी है, ठीक है। ये वो एक्सरसाइज हो रहा है ट्रैक, हाइपोग्लॉसस नर्व दिखा रहा है बस। अच्छा, उसको रेनुला मिडलाइन स्वेलिंग है, अगर वो जुबान के नीचे भी है और बाहर भी आ रही है मिडलाइन के अंदर, जब देखो थायरोग्लॉसस यार कुछ जी भी इतना है। जब भी काम हमारा जो है ना, काम में जो काम को सही शुरू हो रहा है ना, उसको लाजमन गलत करना है, ताकि सुकून देना रहे ये काम। आगे बात। अच्छा चलो, पर्सनल बातें भी सुन लो मेरी। हो, सारा टेम्पो टूट जाता है, ठीक है। अगर ये स्वेलिंग ऐसी है नेक में, और साथ टंग के नीचे देखोगे वहां भी स्वेलिंग है, फ्लक्चुएंट सलाइवा भरी हुई स्वेलिंग, सलाइवा से भरी, तो बेसिकली क्या होता है? जो माइनर स्लिवरी ग्लैंड है जुबान के नीचे, जो धूप पैदा करता है, उसकी डक्ट ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से वहां सलाइवा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। वो कई बार इतना इकट्ठा हो जाता है नीचे नेक में भी आ जाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रैन्यूला, ठीक है। तो छोटा रैन्यूला है तो उसको निकाल देंगे, एक्सरसाइज कर देंगे। अगर बहुत बड़ा है, नेक में आ गया है, तो उसको फिर मास्कुलाइजेशन, गुड आयदा। अगर मास्कुलाइजेशन लिक्विड होता क्या है? शाबाश, इनको बताओ मास्कुलाइजेशन क्या होता है। तो कोई भी अगर ट्यूब ऐसी आती है लीजन, उसकी आप करेंगे एफएनएसी करेंगे, अगर वो वास्कुलर नहीं है अल्ट्रासाउंड करेंगे, पहले अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एफएनएसी और सर्जिकल एक्सीजन। बड़ी है तो फिर आप उसको मास्कुलाइजेशन, मास्कुलाइजेशन मुझे बताएगी आयदा या नूरुल हुदा या मरियम, या मिसाल में से कोई बताएगी। अच्छा, उसके बाद है जी कैरोटिड बॉडी ट्यूमर। कैरोटिड बॉडी ट्यूमर क्या होता है? बेसिकली ये कीमो रिसेप्टर पड़े होते हैं यहाँ पे, जहाँ पे कैरोटिड का जंक्शन होता है इंटरनल और, ठीक है ठीक है। इसको आसान लफ्जों में ये कहते हैं, मार्शलाइजेशन को, बहुत इजी है, थोड़ा सा मुश्किल हो गया। आसान लफ्जों में ये कहते हैं कि ये यहाँ से इसको कट किया, कट करके इसके दो फ्लैप बना दिए, जो ओपनिंग है ना अंदर जो रेनुला है, दो फ्लैप बना दिए, ठीक है। स्किन तो पहले लेदर कर दी, नीचे से जो आएगी सिस्ट आएगी, उसके दो फ्लैप बना दी, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे, एक को राइट पे टिश्यू से जोड़ दिया, एक को लेफ्ट पे जोड़ दिया, ताकि दोबारा वो ओपन रहे, दोबारा उसमें स्लाइवा ना कलेक्ट हो, ठीक है। और ऊपर से फिर स्किन स्टिच कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं मास्कुलाइजेशन। अच्छा जी, कीमो रिसेप्टर पड़े होते हैं यहाँ पे,
जो कि कैटेकोलामीन सिक्रीट करते हैं कीमोरिसेप्टर्स। नूरुल हुदा रैनुला ये है कि जब आपका सलाइवा प्रोड्यूसिंग ग्लैंड टंग के नीचे जो खड़ा होता है, जो थूक पैदा करता है, जुबान के नीचे कुछ ग्लैंड बने होते हैं, उसकी डक ब्लॉक हो जाती है। उसकी ब्लॉकेज ऑफ डक की वजह से एक बड़ी ट्रांसपेरेंट सी स्वेलिंग जिसमें सलाइवा भरा होता है वो अपीयर हो जाती है टंग के नीचे। उसको बोलते हैं सबलिंगुअल सलिवरी ग्लैंड की स्वेलिंग या रैन्यूला। अगर तो वो छोटा है, सिर्फ जुबान के नीचे है, तो फिर तो हम उसको पूरे को निकाल देते हैं, ग्लैंड को पूरे को निकाल देते हैं। अगर वो बहुत बड़ा हो जाए, वो इस तरह नेक में आ जाए जैसे लड़की का आया हुआ है, फिर हम करते हैं मार्सकुलाइजेशन। मार्सकुलाइजेशन मैंने आपको मल्टीपल टाइम बताया। उसमें क्या करते हैं, पहले स्किन को काटते हैं, साइड पे काट देते हैं, एक फ्लैप राइट एक लेफ्ट। फिर नीचे रेनुला को काटते हैं, उसका जो सैक है उसकी एक राइट एक लेफ्ट। राइट वाले को राइट साइड के डीप टिश्यू से स्टिच कर देते हैं, लेफ्ट को लेफ्ट साइड से कर देते हैं, ताकि वो ओपन रहे। जैसे खुली किताब नहीं होती, एक किताब बंद होती है, खुली खुली किताब को खुला ही रहने दें, ठीक है। और उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, सुपरफिशियली ऊपर जाके स्किन को स्टिच कर देते हैं मैडम, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज मास्कुलाइजेशन। तो कैरोटिड बॉडी में होता ये है कि कैरोटिड बॉडी बेसिकली यहाँ पड़ी होती है इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के जंक्शन पे, जो बेसिकली पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। तो ये न्यूरोवास्कुलर, इसमें नर्व्स होती हैं और वेसल्स होती हैं। दिस इज द वास्कुलर ट्यूमर। तो इसका फीचर क्या है, जो हमेशा वास्कुलर ट्यूमर होता है वो पल्स कैरोटिड है, तो पल्सेटाइल। अगर नेक में स्वेलिंग है मरीज के ऐसे, ये लेटरल स्वेलिंग है, ठीक है, लेटरल स्वेलिंग है। एक मैं तुमसे पूछना भूल गया, ये देखो, ये स्वेलिंग है अगर मरीज की, और इसमें से नब्ज फील हो रही है, पल्स फील हो रही है, ठीक है, दैट इज द कैरोटिड बॉडी ट्यूमर। तो अब ये ध्यान रखना है, अगर नेक पे स्वेलिंग है, कान डिश आ जाए तो वो बिजॉल्व होगा। नेक पे स्वेलिंग है, अंदर टॉन्सिल को पुश किया वो पैराफ्रेंजियल होगा। नेक पे सिर्फ स्वेलिंग है और उसका फिस्टुलस ट्रैक है, ऊपर वो ओपनिंग है उसकी गले में भी जा रही है, और या उसके पायरिफर्म फोसा में हाइपोफेरेंस में जा रही है, तो वो ब्रेंकियल सिस्ट है। लेटरल नेक की स्वेलिंग है और उसमें पल्स आ रही है, तो वो कैरोटिड बॉडी ट्यूमर है, ठीक है। ये इस तरह आपने डिफरेंशिएट करना है, शाबाश। लायर साइन नजर आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ट्यूमर है, इसको डायग्नोज करते हैं एमआरआई के ऊपर। एमआरआई में जब क्योंकि ट्यूमर बड़ा होता है तो एक्सटर्नल जो कैरोटिड की ब्रांचेज हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, ये एक दूसरे दूर जाना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि बाइफर्केशन हो जाती है, इसको बोलते हैं कैरोटिड बाइफर्केशन, लायर साइन। तो लायर साइन इज अ डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ कैरोटिड बॉडी ट्यूमर। इसका ये बायोप्सी करेंगे, इसकी वास्कुलर ट्यूमर की करते हैं बायोप्सी? नहीं करते, ठीक है, इसकी नहीं करेंगे। इसकी क्या इन्वेस्टिगेशन होगी, सीटी स्कैन या एमआरआई, जिसमें लायर साइन मिलेगा। बायोप्सी शुड नॉट बी डन, ठीक है, ये जैसे लिखा हुआ। और क्योंकि ये मैंने बताया कीमोरिसेप्टर्स हैं, तो ये कैटेकोलामीन सिक्रीट करते हैं। तो इसके एंड प्रोडक्ट्स जो कैटेकोलामीन्स के हैं, सिंपैथोमिमेटिक्स के, वो मेटानेफ्रिन, विनाइल मेंडालिक एसिड, वो यूरिन में आ जाते हैं, लीड करेगा ऑन बायोप्सी। तो बायोप्सी कैसे करेंगे, फिर टोटल ट्यूमर निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। 50-year-old presents with pulsatile compressible mass in the neck which refills quickly on release pressure, carotid body tumor। तो छोटा अगर होगा, ठीक है, छोटा अगर होगा तो उसको एक्सरसाइज करेंगे, और अगर बड़ा होगा तो फिर हम उसकी रेडियोथेरेपी करेंगे, उसको नहीं निकालेंगे, ठीक। तो लायर साइन या कैरोटिड बॉडी ट्यूमर, लायर साइन, तो याद रखना, लायर साइन इज अ फीचर ऑफ। बार बार डिस्कनेक्ट करना मैं भूल ही गया, तो मैंने इसको स्क्रीन को रोटेट करना, ठीक है। क्वेश्चन आंसर सर्जरी, फिर इसको रेडियोथेरेपी। पैराफ्रिंजियल मैंने आपको बता दिया था। पैराफ्रिंजियल ट्यूमर क्या है, एक्सटर्नली वो कैरोटिड के रीजन में नेक में आएंगे, और इंटरनली जो है वो टॉन्सिल को पुश करेंगे। अगेन इसकी भी आप एफएनएससी भी नहीं करेंगे, नो एफएनएससी बायोप्सी एक ही बात नहीं करेंगे, दोनों नहीं करेंगे, सिर्फ सीटी स्कैन करेंगे, एमआरआई करेंगे वो देखने के लिए, और सारे यूरिन के टेस्ट करेंगे विनाइल मेंडालिक एसिड के लिए, तो या मेटानेफ्रिन के लिए। जो कैटेकोलामिन स्क्रीन करता है ना, वो उसमें आएगा। अगर वो पॉजिटिव आ जाता है और पल्सेटाइल मैस है, बस फिर आपने उसकी बायोप्सी करनी है, वो पूरा ट्यूमर ही निकालना है, ठीक है। ये पैराफ्रिंजियल है, ये देखो, ये टॉन्सिल को पुश कर रहा है। इस पे भी अगेन एफएनएससी, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड करेंगे,
और सर्जिकल एक्सचेंज कर देंगे। अगर ये लास्ट इसमें है जी, ये स्वेलिंग है ये, ठीक है। स्लाइवा अगर कलेक्ट होता है, कुछ स्वेलिंग अगर स्लाइवा में है, स्लाइवा कंटेनिंग, उसको बोलते हैं रेनुला। और अगर लिम्फ कंटेनिंग कुछ स्वेलिंग है जिसमें लिम्फ इकट्ठा हो जाता है बहुत ज्यादा, तो उसको बोलते हैं सिस्टिक हाइग्रोमा या लिम्फ एंजियोमा। सिस्टिक हाइग्रोमा या लिम्फ एंजियोमा। विश टू रिपीट। रूही बेटा, ये जो साउंड होती है जब ऑस्कल्टेट करते हैं ना, तो ब्लड क्योंकि उसमें से जा रहा होता है, तो आपको जो सीन की साउंड आ रही होती है उसको ब्रूई बोलते हैं, जो ऑस्कल्टेशन पे आती है, जब ब्लड पास कर रहा है तो आपको आवाज आ रही है। क्या रिपीट कर दूं बेटा, है ना। तो बेसिकली अगर जुगुलर लिम्फ सैक, लिम्फेटिक अगर कंटेनिंग को लिम्फ कंटेनिंग अगर कोई स्वेलिंग आ जाती है, उसको बोलते हैं सिस्टिक हाइग्रोमा। तो ये सिस्टिक हाइग्रोमा जो ये बच्चों में होता है, याद रखना, बड़ों में काम होता है, ये छोटे बच्चों में होता है। कॉज क्या है, जो जिगुलर लिम्फ सैक है, जो लिम्फेटिक्स को ड्रेन करता है, लिम्फ नोड्स है ना, लिम्फ नोड जो लिम्फेटिक सिस्टम वो ड्रेन होती हैं। जुगुलर लिम्फ सैक वो बेसिकली ड्रेन करके जो आप आगे जाके उसमें जाता है जुगुलर वेन में। तो अगर उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जुगुलर लिम्फ सैक में, ठीक है, if there is obstruction to the jugular lymph sac resulting in swelling containing the lymph, that is called as cystic hygroma या lymph angioma, lymph angioma, ठीक है। और ये अमूमन होता है बच्चों में, लेकिन बड़ों में भी हो सकता है। कॉमन लोकेशन इसकी याद रखनी है, ये पूछ लेता है आपसे कहाँ पे कॉमनली होता है। इट इज कॉमनली क्लेविकल के ऊपर, सुप्रा क्लेविकुलर और पोस्टीरियर ट्रायंगल, क्लेविकल के ऊपर और अमूमन पोस्टीरियर ट्रायंगल में। शाबाश शायदा, क्लेविकल से ऊपर और पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक में कॉमनली ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। होता बहुत बड़ा है, इसलिए बड़े करनी एक सीजन होती है, लेकिन इसमें ये भी अगेन ट्रांसइल्यूमिनेंट है, क्योंकि जो लिम्फ है वो बिल्कुल पानी की तरह होता है। तो ट्रांसइल्यूमिनेंट जिसमें से, ट्रांसइल्यूमिनेंट वो होता है जिसमें से लाइट गुजरता है, ठीक है। तो जुगुलर लिम्फ सैक की वजह से जो नेक में स्वेलिंग अपीयर होती है बच्चों के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टिक हाइग्रोमा। अगेन टेस्ट में आप अल्ट्रासाउंड करेंगे, एफएनएसी कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में आपने सर्जिकल एक्सcision करनी है, लेकिन बड़े ध्यान से करनी है, क्योंकि इतनी बड़ी है, ये पूरे नेक में वो इन्वॉल्व हुआ होता है। इसलिए जो इंपॉर्टेंट नर्व्स हैं और इंपॉर्टेंट वेसल्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं, इसलिए बार बार भी कई बार सर्जरी करनी पड़ती है, ये पूरा नहीं निकलता। क्वेश्चन देखो, 2 साल का बच्चा है, बच्चे के माँ बाप कहते हैं कि इसकी सांस में से आवाज आती है, क्योंकि बहुत बड़ी स्वेलिंग जब वो तो ऑब्स्ट्रक्ट करती है वो ट्रेकिया को और एयरवे को, और खा पी नहीं सकता। ऑल्दो ही हैज मार्क्ड स्वेलिंग अंडर हिज मैंडिबल, मैंडिबल और सबमेंटल के नीचे, यानी क्लेविकल के ऊपर है, और एक पैरोटिड से दूसरे पैरोटिड, ये यूजुअली मिड लाइन दिया हुआ है, ठीक है, मिड लाइन, लेकिन क्लेविकल के ऊपर है सबसे कॉमन। और अगर उससे पूछा जाए क्लेविकल से ऊपर भी कहाँ ज्यादा कॉमन है, तो पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। अच्छा जी, since his first postnatal checkup there has been no problem, so has not been presented to general practitioner over the 2 years, swelling has increased। अब वो क्योंकि जुगुलर लिम्फ सैक ब्लॉक है, वहाँ पर लिम्फ इकट्ठा होता जा रहा है, अब इतना इकट्ठा हो गया कि स्वेलिंग इतनी बढ़ गई है कि उसने अब डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग और स्वॉलोइंग करना शुरू कर दिया। वैसे बच्चा नॉर्मल है, बहुत बड़ी स्वेलिंग नेक में नजर आ रही है, सॉफ्ट है, फ्लक्चुएंट है, पेनफुल नहीं है, ओवलाइन स्किन नॉर्मल है, ईएनटी नॉर्मल है, लेरेंस नॉर्मल है। व्हाट इज etiology? Is the blockage of jugular lymph sac. Commonest site is the supraclavicular posterior triangle. Treatment is the surgical excision with preservation of the vital structures. So this was important. बाकी ट्यूबरकुलस लिम्फ नोड्स ऐसे होते हैं, मल्टीपल होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसमें एटीटी देनी है। मेटास्टैटिक लिम्फ नोड मैंने आपको बताया था। तो कल्ड प्राइमरीज कौन सी 4 साइट्स हैं, ये लिखी हुई है यहाँ पर, जहाँ से जिनकी आपकी सप्लाई है, लिम्फेटिक सप्लाई रिच होती है। तो अमूमन अगर लिम्फ नोड पड़ा हुआ है और उसमें कैंसर चला गया है और आपको पता नहीं चला प्राइमरी साइट क्या है, तो ये 4 साइट हैं, टॉन्सिल, टांग बेस, नेजोफेरेंस एंड पेरिकार्डियम। यहाँ से बायोप्सी लेते हैं।
ये देखो कि 4 कॉमन साइट्स ओकल्ट प्राइमरी की, ये मैंने आपको बता दी, बार बार पहले ही बताया हुआ है। हाउ वुड यू प्रोसीड टू फाइंड द ओकल्ट? अब उसमें से सीटी स्कैन करवाएंगे अपर डाइजेस्टिव ट्रैक का, और एमआरआई करवाएंगे। उससे नहीं मिलता तो फिर आप बायोप्सी लेंगे 4 जगह से, फिर जहाँ का प्राइमरी ट्यूमर है उसको ट्रीट करें। उसको ये नेक नोड्स, लिम्फ नोड्स के लेवल ये देख लो, ये डायग्राम बनी हुई है, बस आपको इतना पता होना चाहिए। लेवल 1 क्या है लिम्फ नोड्स का? अगर वो सब मेंटल और सब मैंडिबुलर रीजन में है लिम्फ नोड्स पड़े हुए हैं, उसको बोलते हैं लेवल 1। ओकल्ट प्राइमरी आइटम मैंने बताई है। ओकल्ट प्राइमरी का मतलब ओकल्ट में छुपा हुआ प्राइमरी ट्यूमर, यानी कि नेक में उसका मेटास्टेसिस हो गया, लिम्फ नोड बन गया जिसमें कैंसर आ गया, लेकिन प्राइमरी नहीं पता वो कैंसर कहाँ से आया। तो डाइजेस्टिव ट्रैक में, एरो डाइजेस्टिव, एयरवे डाइजेस्टिव ट्रैक में 4 जगह हैं जिनकी लिम्फ सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। उसमें एक है टॉन्सिल, एक है बेस ऑफ टंग, एक है पायरिफॉर्म फोसा, और चौथा है नेजोफेरेंस। इन जगह की लिम्फेटिक सप्लाई बहुत होती है, जिसकी वजह से यहाँ से आपको जा सकती है इन्फेक्शन ट्रेवल टू दी, सॉरी ट्यूमर कैन ट्रेवल टू दी लिम्फ नोड्स, ठीक है। तो ये लिम्फ नोड्स की वो साइट्स हैं जहाँ जहाँ जा सकती है। तो फिर आप इन जगहों से बायोप्सी लेते हैं, ठीक है। और ये लिम्फ नोड लेवल है जहाँ जहाँ अगर सब मेंडिबल में अपीयर हुए हैं, ठीक है, तो फिर आप जो बायोप्सी लेंगे वो टॉन्सिल से लेंगे, या क्योंकि टॉन्सिल का है टॉन्सिल से लेंगे, या आप उसको इधर से लेंगे, सॉरी ये जो है आपका भला करे क्या कहते हैं, बेस ऑफ टंग से, ठीक है। लेवल 2 है, लेवल 2 जो है अपर 1/3, अपर जो ये जुगलर के साथ है, अपर जुगलर, ठीक है। इसमें अगर है तो फिर आप बायोप्सी लेंगे नेजोफेरेंक्स से और ओरोफेरेंक्स से। लेवल 3 पर लिम्फ नोड्स आते हैं जो मिडल जुगलर हैं, तो फिर आप बायोप्सी लेते हैं हाइपोफेरेंक्स से। लेवल 4 पे आते हैं तो फिर आप लेरेंक्स तो उसमें से लेते हैं, अगेन हाइपोफेरेंक्स से लेते हैं। लेवल 5 पे अगर नेक नोड्स हैं ये पोस्टीरियर ट्रायंगल में है, तो फिर आप नेजोफेरेंक्स से लेते हैं। तो ये लेवल्स आपने याद करने हैं। 1 इज द सबमेंटल सबमेंडिबुलर, 2 इज द अपर जुगलर, अपर 1/3 जुगलर के साथ, 3 मिडिल 1/3 ऑफ जुगलर से, ये हाइट बोन से क्रिकल कार्टिलेज तक है, क्रिकल कार्टिलेज से नीचे स्टेनोक्लीडोमास्टोइड तक या सुप्रास्टेनोइड तक, सॉरी स्टेनोक्लीडोमास्टोइड नहीं सुप्रास्टेनोइड तक, वो 4 है, और पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक में 5 है। इसको पढ़ लेना है, ये आपको लेवल पता होने चाहिए। और मिड लाइन में अगर होंगे तो वो लेवल 6 है, प्री ट्रेकियल प्री लेरिंजियल, और अगर मीडियास्टम में चले जाएंगे अपर मीडियास्टम में तो वो लेवल 7 है। तो इनके एक बार रीड कर लेना, ये आपको एमसीक्यू पूछ सकता है। नेक्स्ट सेक्शन आगे देखते हैं। 2 वाला रिपीट कर दें। 2 वाला क्या मतलब, ये 2 है जो अपर जुगलर इंटरनल जुगलर वेन के साथ साथ, अगर 3 पार्ट्स करते हैं ना जुगलर वेन के, जो अपर 1/3 है, मिडल 1/3 है, और लो 1/3 है, अगर तीन पार्ट में अगर डिवाइड किया है, तो लेवल 2 जो होते हैं लिम्फ नोड इस एरिया में है। तो ये एरिया बेसिकली मैस्टल प्रोसेस से शुरू होकर नीचे हायर बोन के लेवल तक आता है। अगर इस लेवल में लिम्फ नोड है तो ये बनती है जगह अपर जुगलर। तो थर्ड वाला है लेवल 3 है, वो शुरू होता है हायर बोन से लेकर क्रिकॉइड की कार्टिलेज तक, क्लियरेंस, ठीक है। यहाँ ये मिडिल जुगलर, ये मिडिल जुगलर के साथ साथ है, मिडिल जुगलर वेन के साथ। और अगर वो नीचे क्रिकेट कार्टिलेज से शुरू होकर ये क्रिकेट बना हुआ, ठीक है, सुप्रास्टर्नल नॉइज तक, क्लेविकल तक चला जाता है, तो दैट इज द लेवल 4। नेक्स्ट सेक्शन आगे मैं बताता हूँ क्या करना है, तुम करते हैं आप उसके साथ। ओरल कैविटी इसके ना आज पढ़ लेते हैं, रिसेंट एडवांसेस पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट में फिर ओरल कैविटी और आपका ट्यूमर भी काफी रहते हैं। अभी तो आज लेक्चर बड़ा बोरिंग हुआ। चलो अब रिसेंट एडवांसेस पढ़ो, रिसेंट एडवांसेस करो। रिसेंट एडवांस में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट में हम फिर ओरल कैविटी और ऑपरेशन पढ़ेंगे। रिसेंट एडवांस में बेटा इसमें एमसीक्यू आते हैं, अमूमन एमसीक्यू काम आता है, तो आते हैं मैं बता देता हूँ। सबसे पहले लेजर, लेजर की सबको आना चाहिए कि लेजर स्टैंड्स फॉर लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। एल से लाइट,
ए से एम्पलीफिकेशन, एस से स्टिमुलेटेड, ई से इमिशन रेडिएशन। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये याद ही करनी है आपने। कितनी तरह की होती है, उनकी वेवलेंथ, ये सब की याद करनी है आपने। 4 है मेन, आर्गॉन, केटीपी, एनडी है, कार्बन डाइऑक्साइड, चारों की वेवलेंथ आनी चाहिए। आपसे पूछा लेजर करता क्या है, लेजर एक तो टिश्यू को काटता है, ये लिखा हुआ काटता है, उसका पानी खुश करता है, वेपराइज, और कोगुलेट जमा देता है, बंद कर देता है, कोगुलेट कर देता है, ब्लॉक कर देता है। ठीक है, ये 3 काम है लेजर के। आर्गन लेजर की वेवलेंथ, ये जो रेड रेड किया है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू आता है। आर्गन लेजर की वेवलेंथ जो है 488 से 514 तक है। ये बेसिकली वॉस्कुलर ट्यूमर्स के लिए यूज होती है। एटीपी जो लेजर है उसकी वेवलेंथ 532 है, ये ईयर की माइक्रोसर्जरी के लिए होती है। ठीक है, एनडी है की वेवलेंथ 1060 1060 नैनोमीटर, ये ट्रेकियल और एंडोब्रोकियल ट्यूमर्स के लिए यूज होती है। और सबसे कॉमन अगर पूछा जाए तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेजर है, जिसकी वेवलेंथ 10600 की। वेवलेंथ याद करनी है और किस सर्जरी में यूज होता है, बस आपको एमसीक्यू पूछ लेता है, या लेजर स्टैंड फॉर, या लेजर करता क्या है। ठीक, लेजर करते हुए करना क्या है, क्योंकि लेजर बेसिकली बर्न कर देता है, बहुत इन्फ्लेमेबल होता है, इसलिए इसमें प्रॉपर आप लोगों ने केयर करनी है। केयर क्या करनी है कि प्रोटेक्टिव गॉगल्स पहनने हैं आपने, जो कि वेवलेंथ है उसकी, ताकि आई डैमेज ना हो। पूरा अपने आप को कभी रूटीन में भी जब ऑपरेशन करना है याद रखो, गॉगल्स पहनो, मास्क पहनो, ग्लव्स पहनो, गाउन पहनो। ये हमेशा आपने जब भी सर्जरी करनी है आपने आपको रूटीन में, और लेजर में स्पेशली केयरफुल होना। ठीक है, खुद भी पहनना है, मरीजों को भी कवर करना है, मरीजों को भी आंखें कवर करनी, लेजर लगाते वक्त स्किन कवर करना है, जितने एक्सपोज पार्ट है सब कवर करने से जहाँ आप सर्जरी कर रहे हैं। ये प्रोटेक्शन एक बार एहतियातन पढ़ लेना। क्रायो सर्जरी क्या होती है? क्रायो सर्जरी बेसिकली कोल्ड डिस्ट्रक्शन, एकदम से टिश्यू को फ्रीज कर दिया जाए, फिर उसको आस्ता आस्ता मेल्ट होने दिया जाए, दैट इज द क्रायो सर्जरी। ये भी एक मैकेनिज्म है जो कि टिश्यू को या डिहाइड्रेट कर देता है, उसका पानी खुश कर देता है, या उसको डी नेचर, उसके सेल मेम्ब्रेन को परमिएबल इतना कर देता है कि अंदर आइंस जाते हैं वो डैमेज कर देते हैं, या उसको रेस्पिरेटरी अरेस्ट कर देता है सेल्स का, या उसको स्कीमिया कर देता है। ये सारे मैकेनिज्म है इसके कोल्ड डिस्ट्रक्शन। क्रायो सर्जरी बेसिकली कोल्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्यूमर। ये पढ़ लेना कहाँ यूज होती है, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, इसको एक बार रीडिंग दे लेना। रेडियोथेरेपी इंपॉर्टेंट है। रेडियोथेरेपी में भी आपसे पूछता है कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, अभी तक हमने रेडियोथेरेपी कहाँ पढ़ी है, मरियम, मिसाल, नूरुल हुदा। रेडियोथेरेपी कहाँ मैंने पढ़ाई है आपको, रेडियोथेरेपी की क्या इंपॉर्टेंस है बेसिकली, अभी तक हमने किधर किधर रेडियोथेरेपी का वर्ड यूज किया? कैंसर में करते हैं, ठीक है। लेरेंक्स के कैंसर में क्या सिग्निफिकेंस है इसकी? शाबाश शाबाश। लेरेंक्स के कैंसर में क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों करते हैं रेडियोथेरेपी? रेडियोथेरेपी बेटा 3 वजह से करते हैं। एक तो अगर बहुत छोटा ट्यूमर है, जैसे वोकल कॉर्ड का छोटा सा ट्यूमर है, अब आप चाहते हैं कि मरीज की आवाज खराब ना हो जाए, कैंसर है लेकिन बहुत मिनिमम उसने इन्वॉल्व किया हुआ एरिया T1 पे है, तो आप क्या करते हैं, पूरा वोकल कॉर्ड नहीं निकालते, उसको रेडियोथेरेपी से बंद कर देते हैं, रेडिएशन से ट्रीट कर, ताकि आपने ऑर्गन प्रिजर्व करना। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम, शाबाश मिसाल, आपने ऑर्गन को प्रिजर्व करना। सेकेंड रेडियोथेरेपी का काम ये है कि जब आप बहुत एक्सटेंसिव कैंसर है, तो आपका जब कैंसर निकाल देते हैं, लेकिन पूरा कैंसर नहीं निकल सकता आपसे सर्जरी में, आपको लगता है कि मैं और वाइटल स्ट्रक्चर डैमेज कर दूंगा और उसको मोबिलिटी कर दूंगा, नहीं निकलता, तो फिर जितना ट्यूमर निकलता है वो निकाल के जो बाकी रह जाता है उसको रेडियोथेरेपी से बंद करते हैं। उसको बोलते हैं कि पॉजिटिव मार्जिन। अगर ट्यूमर निकाला है, उसके आपने पूरे मार्जिन क्लियर नहीं किए, पूरा का पूरा ट्यूमर नहीं निकाला, बल्कि उसके भी मार्जिन पहुंचा, वैसे रूटीन में जब ट्यूमर निकालते हैं ना, तो ट्यूमर के साथ साथ थोड़ा सा हेल्दी मार्जिन में निकाल देते हैं, ताकि पता चल जाए कि ये ट्यूमर फ्री था, अब ये ट्यूमर पूरा निकल गया। अगर वो हेल्दी मार्जिन नहीं निकाल सकते आप, एक्सटेंसिव ट्यूमर है, तो फिर जो बाकी ट्यूमर रह जाता है उसको रेडियोथेरेपी करते हैं। ठीक है, और एक होता है कि इतना ज्यादा बड़ा कैंसर है जिसकी मेटास्टेसिस हो गया, लंग्स में, लिवर में, ब्रेन में चला गया, अब आप उसको निकाल नहीं सकते, तो फिर आप क्या कहते हैं, पेलिएशन करते हैं। पेलिएशन का मतलब ये है
कि आप जस्ट जैसे इसोफेगस का कैंसर है, आप रेडियोथेरेपी को साइज श्रिंक करते हैं ताकि मरीज कम मतलब खा तो सके, ठीक है, उसकी लाइफ कंफर्टेबल करते हैं। 3 तरह से टू प्रिजर्व द ऑर्गन फंक्शन, ठीक है, सर्वाइवल रेट, पोस्ट ऑपरेटिव किया आपने, ठीक है, या पेलिएशन। टाइप्स पढ़ लेना, इसमें प्रोटॉन बीम्स हैं, फोटोन, इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल रेडिएशन है, फोटोन में एक्सरे गैमा रेज आते हैं, इलेक्ट्रॉन को पढ़ लेना। मोड ऑफ रेडियोथेरेपी क्या है कि बाहर से शुआएं देनी है, एक्सटर्नल बीम थेरेपी, बाहर से शुआएं देकर ट्यूमर को खत्म करना। एक होती है ब्रेकी थेरेपी। ब्रेकी थेरेपी में क्या करते हैं, ट्यूमर के अंदर आप रेडियो एक्टिव मटीरियल फेंक देते हैं, डाल देते हैं, रख देते हैं, ठीक है, वो आस्ता आस्ता रेडियो एक्टिव मटीरियल निकलता जाता है और ट्यूमर को डैमेज करता जाता है, खत्म करता जाता है, ठीक है। तो 2 तरह, एक तो एक्सटर्नल शुआएं हैं, एक उसके अंदर क्लोज कांटेक्ट में रखते हैं ट्यूमर के, ब्रेकी थेरेपी। टाइप्स वही हैं, अगर आप क्योर कर रहे हैं, छोटी लीजन है, ऑर्गन प्रिजर्व कर रहे हैं तो क्यूरेटिव है। अगर आप पेलिएशन कर रहे हैं यानी इसको ट्रीट नहीं कर रहे, सिर्फ मरीज की जिंदगी आसान कर रहे हैं तो वो पेलिएटिव है। अगर रेडियोथेरेपी को सर्जरी के साथ कंबाइन करते हैं, बाद में देते हैं, पॉजिटिव मार्जिन आप नहीं निकाल सकते, पॉजिटिव मार्जिन रहने देते हैं, रह गए हैं आपसे, तो उसको कॉम्बिनेशन थेरेपी को, ये वही है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस उसके पढ़ लेना, इसमें वैसे कॉम्प्लिकेशन ज्यादा पूछता है। एडवांटेजेस ये है कि अगर बहुत बड़ा ट्यूमर है तो अगर आप पहले रेडिएशन दे देंगे तो उससे ट्यूमर साइज कम हो जाएगा, सर्जरी कंपैरेटिवली थोड़ी सी आसान हो जाएगी, लेकिन मुश्किल भी होती है क्योंकि उसकी ऑक्सीजन कम हुई होती है, वाइटलिटी डिक्रीज हुई होती है, जिसकी वजह से हीलिंग इतनी अच्छी नहीं होती। दूसरा, लिम्फेटिक को ब्लॉक कर देती है रेडिएशन, इसलिए लिम्फ नोड जो नेक डिसेक्शन है वो भी आपको जरा कम करनी पड़ती है। और डिसएडवांटेज क्या है, अगर प्री ऑफ रेडिएशन देते हैं कि ये टिश्यू को लाइफ को कम करती है, जिसकी वजह से हीलिंग डिले हो जाती है, कई बार आपके फिस्टुले बन जाते हैं या कैरोटिड बढ़ जाती है। ये जो पढ़ा रहा हूँ ये जैसे रीड कर लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉम्प्लिकेशन लेकिन आपने याद करना। पोस्ट ऑपरेटिव में फायदा ये होता है कि पहले ही आपने ट्यूमर को निकाला होता है, बिल्कुल थोड़ा सा ट्यूमर रह जाता है, इसलिए रेडिएशन इफेक्टिव ज्यादा होती है, और लिमिटेड एरिया में आपने रेडिएशन देनी, ये फायदा हो जाता है, हीलिंग बेहतर हो जाती है, फ्लैप नेक्रोसिस नहीं होता, ठीक है। ये इसकी एडवांटेज। पहले देने का क्या फायदा नुकसान है रेडिएशन ऑपरेशन से पहले, और बाद में देने क्या फायदा नुकसान है, इसको एक दो रीड कर लें। प्लान जब करना है तो आपने देखना है कि कौन सी रेडियोथेरेपी देनी है, क्योर करना है, उसकी जिंदगी आसान करनी है, या सर्जरी के बाद देनी है, ट्यूमर कौन सा है, किस टाइप का है, कितनी देनी है, नॉर्मल डोज याद रखनी है। अगर आपने पूरा क्यूरेटिव डोज देनी है तो ये क्यूरेटिव डोज ये है 6500 to 7500 सेंटीग्रेड। ये एमसीक्यू पूछ लेता है आपसे। कॉम्प्लिकेशन ये इंपॉर्टेंट है, आपको दे देगा कैंसर का मरीज है, वो कहेगा जी कि आप इसने बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है, आप कहेंगे जी सर्जरी फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी, कहेगा रेडियोथेरेपी क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, क्या एहतियात करनी है, तो ये है। एक तो भूख मर जाती है रेडियोथेरेपी की वजह से, मरीज को नौजिया होना शुरू हो जाता है, मिकोजा खराब हो जाता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ मिकोजा, स्पेशली मुंह का, स्किन के जो है ना ऊपर स्किन एपिथेलियम वो डैमेज हो जाती है, ऊपर खाल उतरना शुरू हो जाती है, मुंह में कैंडिडा की इन्फेक्शन, फंगस लग जाती है मुंह में, एनीमिया ल्यूकोपेनिया शुरू हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड की इन्फ्लेमेशन हो जाती है लेट में, अर्ली में। लेट में क्या होता है, मुंह खुश्क रहता है, आपको स्लेवरी ग्लैंड डैमेज हो जाते हैं, ग्रोस्टोमिया, ड्राइनेस ऑफ माउथ, स्किन की पहले तो खाल खींची, अब एट्रोफी होनी शुरू हो गई, श्रिंक करनी शुरू हो गई, टूथ खराब हो गए, बोन का नेक्रोसिस हो गया, जॉइंट्स का हो गया, स्पाइनल कॉर्ड की इन्फ्लेमेशन हो गई, कैटरेक्ट, इवन रेटिनोपैथी आंख को डैमेज करती है, थायराइड पिट्यूटरी को डैमेज करती है, ये आप लोगों ने याद करनी है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस है रेडियोथेरेपी। और केयर केयर क्या करनी है जब रेडियोथेरेपी देनी है मरीज को, डाइट अच्छी रखनी है, मैंने बताया उसमें एनीमिया ल्यूकोपेनिया हो जाता है, दांत उसके पहले चेक करने हैं, क्योंकि दांत अगर ठीक नहीं होंगे कि दांत में कैरीज है तो नीचे जाके दांत पड़े होते हैं मैंडिबल या मैक्सिला पे, उसका नेक्रोसिस शुरू हो जाता है मैंडिबल या मैक्सिला का, और टूट जाती है। स्किन की केयर करनी है, मरीज से कहना है कि कुछ दिनों के लिए हाथ को धोए ना साबुन से पानी से, वरना सारी खाल उतर जाएगी। ओरल कैविटी में तेज मिर्च मसाले नहीं लेने, स्पाइसी फूड लेने, ओरल मुकोला डैमेज ना हो जाए। फंगल इन्फेक्शन है तो आपने स्टैटिन देनी है। इसी तरह पोस्ट ऑपरेटिव कीमोथेरेपी कर सकते हैं आप,
अगर रेडियो के साथ कीमो भी, कुछ साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं, सेल्स को किल करती हैं, ये भी ट्यूमर में देते हैं, कैंसर में देते हैं। इस चैप्टर में जो इनके ड्रग्स हैं, इनके साइड इफेक्ट याद करें। जैसे जो मीथोट्रेक्सेट है, ये कैंसर के मरीजों में देते हैं, या सिस्ट काटने, ये किडनीज को डैमेज करते हैं। इसलिए आपने कीमोथेरेपी देने से पहले यूरिया क्रेटिनिन, रीनल फंक्शन जरूर देखने हैं। ठीक है, तो ये आपको पता, ये पूछेगा मीथोट्रेक्सेट इज नेफ्रोटॉक्सिक, ऑटोटॉक्सिक, ऑप्थेल्मोटॉक्सिक, कार्डियोटॉक्सिक क्या है, तो आपसे पूछ लेगा। ठीक है, टिपिकली इस तरह उस मरीज का एक्सरे चेस्ट जरूर कराना है देने से पहले, क्योंकि जो बियोमाइसिन है वो आपका लंग को डैमेज करती है। ये याद करना है आपने, ये आपको हमसे भी पूछ लेगा। इसी तरह भी ईसीजी जरूर करानी है, क्योंकि एड्रियामाइसिन ये भी साइटोटॉक्सिक ड्रग्स है, ये आपकी कार्डियोटॉक्सिक है। ऑडियोग्राम जरूर करना, हियरिंग जरूर चेक करना। जो सिस्प्लाटन है वो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस करती है। ठीक है, इसके अंदर आपने अब जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट, तो इसको फिर से रिवाइज कर लेंगे एक बार। अच्छा, HIV लास्ट है जी, आज का लास्ट टॉपिक है HIV एड्स। जैसे मैं बता रहा था, वायरस, कोई भी वायरस। अब ये जो वायरस है बेसिकली HIV क्या है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये करता क्या है, ये आपका टी लिम्फोसाइट्स उड़ा देता है। CD3 CD4 होते हैं ना, CD4 टी लिम्फोसाइट्स उड़ा देता है और आपकी इम्यूनिटी खराब करता है। जब आपकी इम्यूनिटी खराब हुई, पांच नॉर्मली सेल जो होते हैं 600 से 1500 सेल्स होते हैं ब्लड में, CD4 टी लिम्फोसाइट। अगर इसका काउंट ये वायरस ने 500 से नीचे कर दिया तो मरीज का इम्यून सिस्टम ब्रेक करता है और उसको सारी इन्फेक्शन और मैलिग्नेंसीज होनी शुरू हो जाती हैं। और जब ये 200 से नीचे चला जाता है तो मरीज मर जाता है 2 से 3 साल के अंदर। बेटा एड्रियामाइसिन वैसे तो कार्डियोटॉक्सिक है, लेकिन अगर यूरिन चेंजेस आ रही हैं रेड, अगर उसमें वो आपका आ रहा है हिमाचूरिया आ रहा है, तो ये भी मोस्टली जो वैसे तो मिथोट्रेक्सेट या सिस्प्लाटिन करती है नेफ्रोटॉक्सिन। एड्रियामाइसिन कम करती है, लेकिन एड्रियामाइसिन का भी सिर्फ इफेक्ट हो सकता है। कलर चेंज अगर आ रहा है तो मतलब है कि ये थोड़ी सी नेफ्रोटॉक्सिक भी होगी, लेकिन मेनली अगर आप पूछा जाए एड्रियामाइसिन इज कार्डियोटॉक्सिक। ठीक है, तो एड्स ये करती है आपको। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या, सेक्सुअल ट्रांसमिशन, उनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं उनमें, या जो गेज होते हैं होमोसेक्सुअल उनमें। ठीक है, या जो सिरिंजेस का बहुत जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, सिरिंजेस लगाती हैं यूज इन्फेक्टेड उनमें। ठीक है, मदर अगर है तो उससे बेबी में, तो यहाँ से ये ट्रांसमिट हो सकती है। एड्स की मैनिफेस्टेशन पूरे फिर जिस्म में, अगर CD4 टी लिम्फोसाइट्स कम होंगे तो पूरे जिस्म में कहीं पर भी इन्फेक्शन और मैलिग्नेंसी हो सकती है। कान में आपका ओटाइटिस मीडिया हो जाएगा, सेंसिटिव हियरिंग लॉस हो जाएगा, नाक में फंगस लग जाएगी, ओरल कैविटी में फंगस लग जाएगी। ठीक है, या एक ट्यूमर है ये कैपोसिस, जहां पे बेटा कैपोसिस सार्कोमा का लफ्ज आना याद रखना, ये हमेशा एड्स के मरीजों में होता है, कैपोसिस सार्कोमा। ठीक है, पेरिटोनियल पेरोटाइटिस कर देगा, इसोफेगस में फंगस लग जाएगी, नेक में लिम्फेडेनोपैथी कर देगा। ठीक है, ये सारी इन्फेक्शन ड्यू टू CD4 टी लिम्फोसाइट्स कम होने की वजह से। डायग्नोसिस में आप एंटीबॉडीज अगर पकड़ेंगे तो वो है आपका इलाइजा या वेस्टर्न ब्लॉट। ब्लड में अनीमिया, ल्यूकोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाएगा, CD4 काउंट कम हो जाएगी। एक ये प्रोटीन है बीटा माइक्रोग्लोबुलिन, ये अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि डिजीज ज्यादा जा रही है। मेन जो करते हैं वो एलाइजा और PCR करते हैं। PCR से पता चल जाता है कितने वायरसेस हैं, उसका लोड कितना है। ठीक है, ट्रीटमेंट इसका खास कोई नहीं है। वायरल का यही बड़ी मुसीबत है, ट्रीटमेंट कोई नहीं है। एंटीवायरस देते हैं लेकिन इतना इफेक्टिव, इसकी केयर है। तो ये केयर हमेशा आपने याद रखनी है। जब भी जाना है अस्पताल के अंदर, कोशिश करना है हर पेशेंट को जो ऑपरेशन स्पेशली कर रहे हैं, उसको टच कर रहे हैं, उसको रिस्की समझना है। हाथ पहले धोने हैं, बाद में धोएं, ग्लव्स हैं तो बहुत अच्छा है, गॉगल्स पहने, मास्क लगाएं, गाउन पहने। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अस्पतालों में जब जाओगे ना, शुरू शुरू में आप लोगों को बड़ा शौक होगा ब्रैनले पास करने का, टीके लगाने का। ठीक है, इंजेक्शन लगाते हुए, ब्रैनला पास करते हुए याद रखना, कभी भी सिरिंज को रीकैप उस तरह ही नहीं करना हाथ में पकड़ के। हमेशा सिरिंज को टेबल पर रखो और उसको फिर रीकैप करो कि नीडल की इंजरी ना हो जाए, नीडल लग ना जाए आपको। ठीक है, मास्क, गाउन, ये रूटीन में हमेशा, ये बेस्ट इज द प्रिवेंशन। वायरस से खिलाफ बचाव की बेस्ट इज द प्रिवेंशन। ठीक है, हमेशा हाथ धोने हैं, आपने गॉगल्स पहनने हैं, गाउन पहनना है जब भी कोई मरीज को देखना है आइडियल सिचुएशन के अंदर। ठीक है, तो लेजर
स्टैंड्स फॉर लाइट एम्पलीफिकेशन बाय सिमुलेशन ऑफ रेडिएशन। करता क्या है? कट करता है, कोगुलेट करता है, वेपोराइज करता है। 4 तरह की लेजर हैं, चारों की वेवलेंथ आनी चाहिए और वो क्या काम करते हैं। ठीक है। क्रायोथेरेपी क्या होती है? फ्रीजिंग फॉलोड बाय मेल्टिंग, कोल्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्यूमर। रेडियोथेरेपी क्यों करते हैं? या तो अगर आपने ऑर्गन प्रिजर्व करना है, या अगर उसकी लाइफ कंफर्टेबल करनी है, या अगर ऑपरेशन में पूरा कैंसर नहीं निकला। ठीक है। रेडियोथेरेपी की कॉम्प्लिकेशन क्या है? मुकोजा को डैमेज करेगा, स्किन को डैमेज करेगा, नीमिया थ्रोम्बोसाइटोपेनिया करेगा, स्पाइनल कॉर्ड को करेगा, लेट में और साइलिक ग्लैंड को करेगा, थायराइड को करेगा, नेक्रोसिस कर देता है बोन का। ये सारी कॉम्प्लिकेशन आप लोगों ने रेडियोथेरेपी की याद रखनी है। डोज कितनी है? 65 to 75 इन सेंटीग्रेड। अच्छा, कोई क्वेश्चन पूछो बेटा आज। टाइम इज ऑलमोस्ट अप। नेक्स्ट में ओरल कैविटी और ऑपरेटिव सर्जरी कर लेंगे। तो परसों मेरा लेक्चर है, फिर नेक्स्ट आपका टेस्ट। टेस्ट के बाद जो लेक्चर होगा वहाँ फिर हम नोट शुरू करेंगे। एनी ओपिनियन, एनी सजेशन, anything you want to ask me. Both options for adrenomycin like radioin cardiotoxicity, best cardiotoxicity बेटा, either best जो है ना adrenomycin। और तो क्वेश्चन आज एक्चुअली ये जो डिस्टर्बेंस हुई है उसकी वजह से बेटा हमारी पोजीशन चेंज हुई है। हैवी सीना में ये जो काम स्मूथ हो रहा हो ना उसको, हैवी सीना तो नहीं है, हर जगह पे ये जो काम स्मूथ हो रहा है उसको स्मूथ नहीं चलने दिया जाता। भाई हमारी पोजीशन चेंज करके अंदर घुसा दिया लाइब्रेरी में, तो यहाँ पे सिग्नल का प्रॉब्लम है। इसकी वजह आवाज क्लियर नहीं थी, डिस्टॉर्शन कुछ मैं 10 मिनट पहले तुम्हें वो कोरोना पढ़ाने में लगा दी। इसलिए आज हम जरा थोड़ा से एंड पे तेज चले। चलो बारह कुछ पूछनी है तो पूछ।